नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपने अपने टारगेटेड एग्जाम की ओर फोकस्ड होंगे। तो भैया, सबसे पहली बात कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिशन वर्दी। क्या है ये मिशन वर्दी? तो आपको पहले ही ये बात बताई जा चुकी है कि मिशन वर्दी क्या है। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि मिशन वर्दी क्या है। मिशन वर्दी का एक ही लक्ष्य है, हर घर में एक वर्दीधारी होना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा डर किसका होता है? पुलिस का होता है और वर्दी का होता है। ठीक है, तो आपके कंधों पर सितारे और शरीर पर खाकी वर्दी लाने का वादा हम करते हैं। और आपसे भी एक वादा चाहते हैं कि ये जो सीरीज स्टार्ट की गई है इसमें आप अपना पूरा योगदान दीजिए और बेहतरीन तरीके से जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसकी 5%, 10%, 15% मेहनत अगर आप कर देंगे तो हमारी गारंटी है कि आपको वर्दी देने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। वंदना ए गेमिंग, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बाबू। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले सीरीज में हमसे बोला था। शिव, बहुत बहुत स्वागत है भैया। सभी लोगों को शेयर कर दो ताकि बच्चे फटाफट आ जाएं। सभी लोगों को शेयर कर दो। मोनिका, गुड इवनिंग बेटा। फटाफट आ जाओ, सब लोग आ जाओ ताकि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे सीरीज तो फिर उसमें रुकेंगे नहीं। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर चीजों को एक लाइनअप करके पढ़ाइए या टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाइए, तो हम आज टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जब तक आप लोग आ रहे हैं तब तक मैं इस चैप्टर में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो शायद आपके काम आए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हल करने में। हिमांशी, गुड इवनिंग भैया। फटाफट सब लोग को शेयर करो बाबू, सब लोग आ जाओ। ठीक है, 1-2 मिनट में सब लोग आ जाओ, तब तक मैं आपको इस टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। श्याम भी आ गए हैं, राधे राधे भैया। देखो, ये जो टॉपिक है वर्ण विचार, ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका वर्ण विचार, इसका एक ओवरव्यू ले लो। देखो, इसमें सबसे पहले आपको यह समझना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनियों से मिलकर बनता है वर्ण। वर्णों से मिलकर बनता है शब्द। शब्दों से मिलकर बनता है आपका पद। पदों से मिलकर बनता है पद बंध। ठीक है, पद बंधों से मिलकर बनता है उपवाक्य। उपवाक्यों से मिलकर बनता है वाक्य। और वाक्यों से मिलकर बनता है आपकी भाषा। ठीक है, तो ये आपका भाषा क्रम है। सर एक रिक्वेस्ट है, लेक्चर रेगुलर रखो प्लीज। कल रवि सर का लेक्चर था बट हुआ नहीं। एंड प्लीज टाइम टेबल बनाओ सर। बेटा टाइम टेबल बन चुका है, टाइम टेबल बन चुका है। क्लासेस आपको प्रॉपर रेगुलर मिलेंगी, टेंशन नहीं लेनी है। खुशी, गुड इवनिंग बेटा। अब मैं जो बता रहा हूं बेटा इसको एक बार समझना ताकि आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको बताना है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई। और अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो दूसरा क्या होगा? अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो आप लगाओगे वर्ण। ठीक है, ये बात समझ गए? इस क्रम को समझ गए? हर हर महादेव, इस क्रम को समझ गए? अब आगे देखो, जब आप इनकी बात करते हो तो इसी में आपको देखने को मिलती है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है बेटा उसे कहते हैं वर्णमाला। एक प्रश्न आपसे और पूछता है भाषा। भाषा का संस्कृत वर्ड है भाष और भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा क्या है? भाषा क्या है? दिख कम रहा है वाइट पे सर। अच्छा, रुको मैं देखता हूं इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अ, इसको हटा देते हैं, बाकी आपको अब दिखेगा। ठीक है, देखो भाषा क्या होती है बेटा? भाषा होती है हमारा जो बोलचाल। राधिका, हेलो भैया। हमारी जो बोलचाल है ना, हम जिसमें कम्युनिकेट करते हैं उसे कहते हैं भाषा। लेकिन जब हम लिखित रूप की तरफ बढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं लिखित रूप में, तो लिखित रूप में क्या होता है? जब लिखे हुए प्रारूप की बात की जाती है तो ये लिपि हो जाती है। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा के लिखने का ढंग क्या होता है? लिपि होती है।
ठीक है, स्मॉल हैंड राइटिंग है। अरे दिख जाएगा बाबू, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्रॉपर दिख जाएगा, परेशान मत हो, क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये लिपि हो गया। और लिपि के साथ ही एक चीज और आती है, क्या आती है सर? हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसकी विशेषता क्या है? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, इसमें जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं, जैसा उच्चारण वैसे ही शब्द। ठीक, चलो इतना काफी है। अब इधर आ जाओ, इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या होता है? नियमों को इस्तेमाल करने और नियमों को कैसे, शब्दों के इस्तेमाल और नियमों के प्रयोगों के बारे में जहां लिखा होता है, जिस काव्य में या जिस शास्त्र में लिखा होता है, वो व्याकरण होता है। व्याकरण में हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वर्ण विचार, जिसमें आपको पढ़ना है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है सर? वर्णमाला क्या होती है? जहां वर्णों का व्यवस्थित समूह हो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हमें मुख्यतः दो लोगों को जानना है। कौन कौन? एक है स्वर, एक है व्यंजन। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं सर? स्वर होते हैं बेटा 11। और व्यंजन कितने होते हैं सर? तो व्यंजन हमको 33 बताए गए हैं। क्लियर? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। अब इसमें भी इनका भी कैटेगराइजेशन समझ लो क्या क्या होता है। देखो, ये चार जो हैं, ये और ये चार हैं बेटा मूल स्वर। कौन से हैं? मूल स्वर कह लो, एक मात्रिक कह लो, ठीक है, या स्वतंत्र स्वर कह लो, ये होते हैं। यहां तक की बात समझ में आ रही है? सॉरी सर, आज मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता, कोई बात नहीं बेटा, यहां तक की बात समझ में आ रही है बेटा? ये एक जितना मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको पूरा एमसीक्यू करवाने में मदद कर देगा। ठीक है, चलो शिव बाय बाय। उसके बाद अगर हम बात करें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, तो ये क्या होते हैं बेटा? ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। और इसी में एक और चीज समझ लो, जब आप थोड़ा सा लेवल हाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चार जो होते हैं ये होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, और इसी में एक होता है प्लुत स्वर। प्रियंका सिंह, आई एम कमिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रियंका, गुड, वेलकम बाबू। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, स्वर का कैटेगराइजेशन समझ में आ गया। बोलो बोलो, समझ में आ गया? अब देखो व्यंजन में क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। तो व्यंजन में आपको पढ़ना है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं मैंने आपको बता रखा है, 25 होते हैं, का से लेकर के मां तक। ठीक है, उसके बाद दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, डा और ढा। ठीक है, दो आपके क्या होते हैं? उसके बाद आपके चार लिख लो संयुक्त व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से? छा, त्र, ज्ञा और स्रा से श्रमिक। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? चार आपके क्या होते हैं बेटा? अंतस्थ होते हैं, अंतस्था व्यंजन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? या, रा, ला और वा। उसके बाद क्या और कोई होता है? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? अर्थ फैक्ट, हेलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? आपको स्पर्शी, उत्क्षिप्त, संयुक्त और अंतस्थ, ये ऊपर ऊपर का मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, डिटेल में भी हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको वहां पर डिटेल देते रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोलो बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई?
ठीक है, तो अब चलें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे चलें, बताओ क्वेश्चन पे चलें। अच्छा, इसी में आपको अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, सघोष, अघोष, विव्रत, संव्रत, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी। सर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है बेटा? ये देखो एकदम क्लियर तो है, एकदम क्लियर है। चलें अब स्टार्ट किया जाए, एमसीक्यू स्टार्ट किया जाए। चलो, जिसे नहीं भी दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाओ एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलो भाई एमसीक्यू स्टार्ट किया जाए, इनको कर देते हैं ऊपर। और आज का पहला एमसीक्यू आ गया है आपके सामने, आई होप आपको अब दिखेगा, व्हाइट कलर पे एकदम प्रॉपर है, ठीक है। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। क्या हुआ है भाई? ये तो कुछ हुआ है। हाँ, चलो देखो, सबसे पहले लिखा है अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अयोगवाह किसे कहा जाता है? अब देखो फटाफट सब लोग आंसर करना शुरू करो, सब लोग आंसर करना शुरू करो। देखो मैं बताता हुआ भी चलूंगा ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाए, मैं चारों ऑप्शन के बारे में भी बताता हुआ चलूंगा। देखो बेटा, जब भी बात आएगी अयोगवाह की, तो अयोगवाह दो होते हैं, कितने? दो होते हैं। और अयोगवाह वे स्वर होते हैं जिनको ना तो स्वर ने एक्सेप्ट किया न व्यंजन ने एक्सेप्ट किया। तो अयोगवाह हुए कौन? सर अंगा और आहा, इनको न स्वर ने लिया न व्यंजन ने लिया, तो इनको क्या नाम दे दिया गया? इनको नाम दे दिया गया अयोगवाह। तो अयोगवाह में देखो, अब एक अनुस्वर होता है, एक विसर्ग होता है। हमारा आंसर बी परफेक्टली सही है, क्लियर। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? सर संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा, संयुक्त व्यंजन चार व्यंजन होते हैं, छा, त्र, ज्ञा और श्रा से श्रमिक, ठीक है। इसमें आपको पूछता है कि निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन कौन किससे मिलकर बना है? सी गलत है राधिका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हिमांशी का बिल्कुल सही है। संयुक्त व्यंजन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि छा कैसे बनेगा? का प्लस सा से। त्रा कैसे बनेगा? ता प्लस रा से। ज्ञा कैसे बनेगा? जा प्लस इया से। और श्रा से श्रमिक कैसे बनेगा? तो शा प्लस रा से। ये भी आपसे पूछता है बेटा, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। वाह वाह ऋषिका, गलत तो डिलीट, क्लियर है। हाँ बी बिल्कुल सही है, जिसने भी बी आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है। अनुस्वार विसर्ग आप समझ गए। अल्प प्राण और महाप्राण ये होते हैं बेटा प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। अभी ये आगे आएगा क्वेश्चन में, तब हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा ऋषिका, ओके बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। देखो अगले क्वेश्चन में ही आ गया अल्प प्राण और महाप्राण। बताओ, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, आपको याद हो जाएगा लाइफ के लिए। देखो जब भी प्राण की बात आए, महाप्राण और अल्प प्राण दो प्रकार के होते हैं। जब हम प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का जब बंटवारा करते हैं ना, तो ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से और कैसे कैसे, समझो। जो आपका अल्प प्राण होगा, एक एक भाई इसका होता है अल्प प्राण, और इसके दूसरे भाई का नाम है महाप्राण। पहले भाई का क्या नाम है? अल्प प्राण। कहानी जरा ध्यान से सुनना, आप हमेशा मेरा नाम गलत प्रोनाउंसिएट, अच्छा सॉरी भैया, सॉरी ऋषिका, सॉरी, ठीक है, गुस्सा नहीं होना है, सॉरी। देखो अल्प प्राण और महाप्राण में क्या क्या वो होता है, मैं आपको बताता हूं। अल्प प्राण और महाप्राण ये दो भाई थे, ठीक है, ये दो भाई थे। दोनों में हो गया एक दिन लड़ाई, और दोनों ने कहा कि अब हम अपनी अपनी चीजों को बांट लेते हैं। क्या कहा? हम अपनी अपनी चीजों को क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। तो कहा गया ठीक है भाई बांट लो, क्या दिक्कत है। तो अल्प प्राण से सबसे पहले पूछा गया कि आप जो है बड़े भाई हैं, आप क्या क्या चीजें लेना चाहते हैं। तो अल्प प्राण ने कहा,
अल्प प्राण ने कहा, अल्प प्राण जो था ना बहुत चतुर लड़का था, अल्प प्राण जो था बहुत चतुर लड़का था। तो अल्प प्राण ने कहा कि मुझे मुझे हर वर्ग का प्रथम, प्रथम, तृतीय और पंचमी, भाई अपने वर्णमाला में का से लेकर के मां तक पांच के पांच है ना, मतलब पहला वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, ऐसे का, खा, गा, घा, अंगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, का, खा, गा, घा, अंगा। अब जैसे ये है तो पहला वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ठीक, इसने कहा मुझे पहला वर्ग चाहिए, तीसरा चाहिए और पांचवा चाहिए, और प्रत्येक का चाहिए, हर एक का। ठीक है, ठीक है। बचा हुआ महाप्राण ने कहा जो बचा है मुझे दे दो, मेरे भाई ने जो लिया ठीक है। तो क्या क्या बचा, द्वितीय और चतुर्थ बचा, यही बचा ना, बोलो यही बचा। और इन्होंने और भी कुछ चीज लिया, इन्होंने या, रा, ला और वा को लिया। ठीक है, और इन्होंने क्या ले लिया, ऊष्म व्यंजन को। अब जरा यहां पर खोजो, महाप्राण की बात कर रहा है ना महाप्राण, अब जरा खोजो दूसरा और चौथा किस किस श्रेणी में है। देखो यहां पर क्या है, का, चा, टा, ता और पा, ये सारे क्या हैं, फर्स्ट वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। ऐसे ही तैयार करोगे तब जाके तैयार होगा, जब ऐसे ही पढ़ाई करोगे तब जाके आप आज के स्टैंडर्ड को टच कर पाओगे, वरना वो पुराना स्टैंडर्ड बेटा खत्म हो चुका है, अब नहीं आएगा उस स्टैंडर्ड में। तो पहला वाला तो ऑप्शन गलत, यहां महाप्राण तो है नहीं। दूसरे में आ जाओ, ये लिखा है खा, छा, ठा, था और फा। तो क्या होगा, आपने देखा कि ये सारे जो है सेकंड वाले हैं। तो सेकंड वाला है तो हमें क्या चाहिए, महाप्राण चाहिए। फिलहाल हमारा ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। और देखो यारा लावा, ये क्या है, ये है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन किसके अंडर में आता है, तो अल्प प्राण में आता है, ये और ये भी नहीं होगा। ठीक है, जब आपका बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सी जिसने भी शिव गलत है बाबू, गलत है, बी वालों का आंसर सही है। देखो जब आप कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी में पलट लोगे तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, और ये आपका लाइफ टाइम चलेगा। अब इस कॉन्सेप्ट से आप चाहे एलिमिनेशन राउंड लगा लो, चाहे आप डायरेक्ट आंसर पढ़ करके लगा लो, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक, अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन फिर से घुमा के आया है। क्या पूछ रहा है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा, जरा मुझे अब बताओ। अब टू बी सीरियस नोट, मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मुझे बताओ। बिल्कुल सरल तरीका है ना, क्वेश्चन देखो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। कशिश, कशिश हेलो भैया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, जो आप पढ़ रहे हो बस उसको स्टैंडर्ड पढ़ो ताकि आपको चीजें पता रहें। देखो श्याम ने कहा है सर ए, ठीक है बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग ऑप्शन ए हिमांशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, एक सेकंड में क्वेश्चन देखते ही आंसर आया ना, क्या आया सर, महाप्राण। क्यों, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो इसके बड़े भाई अल्प प्राण ने पहला, तीसरा और पांचवा और या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन को अपने कब्जे में ले लिया था। बची हुई चीज या, बची हुई चीज दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन शा, शा, शा और हा महाप्राण के पास रह गया। बोलो, हम एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे और आंसर ए लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बताओ क्या किसी को कोई तकलीफ हुई इस क्वेश्चन को करने में, नहीं होगी। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं सर, तो मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया बेटा, दो प्रकार के उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, डा और ढा, तो आपको दिक्कत नहीं है, यहां आपको समझ में आ गया। अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने में नाक से हवा निकले, मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकले। अगला आ जाओ, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, मैंने आपको स्वर के बारे में बता दिया है, फिर से बता देता हूं।
यहां पर समझ लो जो स्वर होते हैं उनको हम मुख्यतः 3, और जब आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो 4। मुख्यतः 3, किताबों में कई जगह 3 बार मिलेगा और कई जगह आपको 4 मिलेगा, कि जो स्वर होते हैं उनको 3 भागों में या 4 भागों में। तो मैं आपको थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड करके और एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, तो मैं 4 बताऊंगा। ठीक है, देखो श्याम ने 4 पढ़ा है, वेरी गुड। देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है संयुक्त स्वर, और चौथा होता है बेटा प्लुत स्वर। कई जगह आपको ये संयुक्त स्वर ही दीर्घ स्वर में मिलता है। ठीक है, क्लियर है? समझो, ह्रस्व स्वर और स्वर कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं सर 11। कितने होते हैं? 11। प्राचीन काल में कितने होते थे? 14। सारी बातें समझते हुए चलो बाबू, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। किसी भी प्रकार का सस्ता क्वेश्चन पूछ ले, तगड़ा क्वेश्चन पूछ ले, एकदम मरगिल्ला क्वेश्चन पूछ ले, गिरा हुआ क्वेश्चन पूछ ले, लप्पू क्वेश्चन पूछ ले, कैसा भी क्वेश्चन हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राचीन काल में कितने स्वर थे, प्राचीन काल में हम स्वरों की जब बात करते हैं तो कितने थे? 14। किसको नहीं यूज किया जाता है? तो पहले ली, रा ऐसे करके ऐसे थे, ठीक है, लट ऐसे करके थे, तो हम इनका यूज नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मौखिक मौखिक या उच्चारण में कितने स्वर माने जाते हैं, तो आप कितना बोलोगे बाबू? 10 बोलोगे। किसको नहीं कंसीडर किया जाता है? तो री को नहीं कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये री इसकी ध्वनि निकालता है। क्लियर है? और जब मैं आपसे पूछूंगा कि लिखित तौर पर कितने होते हैं या लिखने के लिए कितने स्वर होते हैं, तो 11 होते हैं। तीनों बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, चाहे 10 ही क्वेश्चन कराएं लेकिन डिटेल में करो, सब क्लियर करके रखो। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक समझ गए? अब आ जाओ इधर। तो हमारे जो स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होता है 4। ह्रस्व स्वर जो होता है वो क्या होते हैं बेटा? वो एक मात्रिक होते हैं, मूल स्वर होते हैं। दो नाम इनके और हैं, एक मात्रिक और मूल स्वर। 4 होते हैं, कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। बात क्लियर? हाँ बिल्कुल सही, बात क्लियर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर अगर हम संयुक्त के साथ मिला दें तो बचे हुए 7 इसमें आ जाएंगे, लेकिन जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो संयुक्त के 4 यहां चले आते हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 यहां चले आते हैं। बचा कौन यहां पर दीर्घ में? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यही तो बचा। अंत में आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ऐसे करके जो स्वर होते हैं, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं राम, तो ये होता है आपका प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे, ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व से थोड़ा सा अधिक समय लगे, ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमें अधिक समय लगे, और ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत अधिक समय लगे। तो ये हो गया आपका स्वर। अब आ जाओ, यहां पर हमसे बात कर रहा है ह्रस्व की, तो ये 4 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बोलो हाँ या ना। एक बार जरा थम्स अप करके मुझे बता दो कि सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत लेवल हाई तो नहीं हो रहा है? और अगर हाई, देखो एक चीज बेटा समझ लो, अगर आप क्लास में आए, ठीक है, और आपको सारे सवाल आते हैं, सारी चीजें आती हैं, या मैं अगर आपके नॉलेज के अनुरूप अगर आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये समझ लो कि आप कहीं ना कहीं गलत टीचर से पढ़ रहे हो या गलत कंटेंट पढ़ रहे हो। ठीक है, आप अगर यहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे की क्लास में आ रहे हो, अपना 1 घंटा 30 मिनट 40 मिनट मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरी और आपकी दोनों की व्यक्तिगत जो हम दोनों का एक लाइबिलिटी होती है कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊं और आप उस क्लास से कुछ नया सीख के जाओ। तो बिल्कुल इस बात से घबराना नहीं कि हमसे सवाल नहीं हो रहे, हम जा रहे हैं दूसरी क्लास में। ठीक है, ठीक है, वरना रील बनाने वाले,
ठीक है, और आपके हिसाब से पढ़ाने वाले यूट्यूब पे बहुत टीचर पढ़े हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ऐसी कौन सी, अब ध्यान से पढ़ना, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। अभी क्लास में घुसने से पहले मैंने आपको क्या बताया, इस पूरी वर्णमाला में दो लोग ऐसे हैं जिनको न स्वर ने एक्सेप्ट किया न व्यंजन ने एक्सेप्ट किया, उनको दे दिया गया, समाज निकाला, उनको गांव से निकाल दिया गया, देश से निकाल दिया गया, और देश से निकालने के बाद वो लोग अपना जाके अपना ही कैटेगराइज हो गए, अपना देश बना लिए। कौन है वो लोग, तो आपको दूर से दिख रहे होंगे, एक तो ये हैं, एक ये हैं, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। और इनको कहते क्या हैं सर, इनको कहते हैं अयोग वाह। ठीक है, क्या कहते हैं, अयोग वाह। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला आ जाओ, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण वह शास्त्र होता है। देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, अक्षर। अब देखो अक्षर क्या होता है, अक्षर और वर्ण ये दोनों एक ही होते हैं। सबसे छोटी इकाई किसकी, भाषा की। ठीक, वर्ण समूह क्या होता है, वर्ण समूह क्या होता है, कई सारे वर्णों को इकट्ठा करके रख दो तो वर्ण समूह हो जाता है। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, लिपि चिन्हों को, लिपि चिन्ह यानी कि जो हमारा छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए का खा गा ये है, और यहां क्या लिखा है, क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध समूह जहां लिख गया वहां क्या हो जाएगा, वर्णमाला। क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि वर्णमाला का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई भाषा की, वह सबसे छोटी इकाई जो क्रमबद्ध, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो क्या हो बेटा, क्रमबद्ध हो, क्रमबद्ध या व्यवस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन डी, वेरी गुड। आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजा लो कि आप लोगों को प्रोग्रेशन दिख रहा है। अब आप खुद बताओ क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं, पहले से बेटर लग रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट डाल के रट लो। क्या कर लो, इंपॉर्टेंट डाल के रट डालो। छा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है, बताओ। बताओ बाबू बताओ, जल्दी जल्दी। तो किसके बाद आता है, क्षा, तो का प्लस क्षा, आंसर हो जाएगा आपका सी। इसको आपको ध्यान में रखना है, रट लेना है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है बेटा, इसको रट डालो, इसको रट डालो। कैसे बनता है ये छा, कैसे बनता है मुझे बताओ। तो का प्लस शा से बनता है ना, तो पहले कौन आया, का आया। ऐसे ये इस तरह से बनता है, इसको ध्यान रखना है। नहीं वो अलग, वो अलग चीज है बेटा, वो तो उसका सीक्वेंस है। इसने पूछा है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है। तो जब छा तो संयुक्त वर्ण है ना, अकेला तो है नहीं। तो जब संयुक्त वर्ण की गिनती करोगे तो आपको देखना पड़ेगा ना कि ये किससे मिलकर बना है, और किससे मिलकर बना है, तो का प्लस सा से। का प्लस सा यानी कि पहले का आया उसके बाद शा आया, जिससे मिलकर छा बना है। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला आ जाओ, कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, ध्यान देना, कह रहा है कि अंतस्थ नहीं है। अब आपको मैंने सबसे पहले ही, अच्छा ऐसा क्या, हाँ ऐसे ही होता है, ये जो संयुक्त वाले होंगे ना, छात्र ज्ञा और शा, इनको आपको ध्यान में रखना है कि इनको आप जैसे ही आपसे पूछेगा किसके बाद आएंगे, तो आप सबसे पहले उनका जो है क्या करोगे, उनको तोड़ के देख लोगे, है ना। चलो अब मुझे बताओ, अंतस्थ नहीं है तो अंतस्थ कितने होते हैं, हमारे वर्णमाला में कितने अंतस्थ हैं। आपको पता है सर, चार। कौन कौन से, या, रा,
ला और वाह। अब इसमें से इन चारों में से कौन यहां नहीं है? तो आप देखो यहां लिखा है या, यहां लिखा है रा और वाह। या, रा और वाह मिल रहा है लेकिन ला नहीं मिल रहा है, ला के जगह पर है हाँ। तो हमारा आंसर हो गया बी। बोलो हाँ, बिल्कुल सही श्याम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ। कहता है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? बताओ। अब यहां पे आप थोड़ा सा रुको, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं ताकि आपको इस तरह के सवाल करने में दिक्कत ना हो। आप लोग एक बार तैयार हो जाओ, आंसर दे लो, एक बार थम्स अप करो, यहां तक की क्लास किसको किसको समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, यहां तक की क्लास किसको किसको समझ में आ रही है? आगे बताऊं? देखो, हम जब बात करेंगे बेटा, हम जब बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन की, ठीक है, तो आपसे पूछेगा, आपसे एक प्रश्न पूछता है, स्पर्शी व्यंजन, इनके उच्चारण स्थल मैं बता रहा हूं बेटा, जस्ट अ मिनट, मुझे पता था कि आपको ये चीज नहीं पता होगी। देखो, हमारे स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? मैंने आपको बताया 25, कहां से लेकर के, का से लेकर के मां तक, ठीक। कैसे इसको समझोगे? देखो, 5 वर्ण लिखने का तरीका, कचट तप, पहले समझो कि कचट तप, का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनको याद करने का तरीका देख लो, कचट तप, कचट तप, ये पांचों याद होने चाहिए। क्लियर? अब देखो, इनका आपसे पूछता है कि इनका उच्चारण स्थल क्या होगा, उसको याद करने का क्या तरीका है? आपके पापा ने आपसे कहा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकाल लो, तुमको हम केटीएम खरीद के देंगे। तो आपने क्या किया? आप बन गए क्या? पुलिस वाले। आप बन गए इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। अब आपको क्या जमाना है? रौला। तो आपने पापा से कहा, मैं पापा सब इंस्पेक्टर बन गया हूं, अब मुझे केटीएम दिला दो। तो आपने पापा से कहा कि KTM 2, KTM 2, ठीक है। और KTM 2 से क्या बना? का से बना कंठ, का से बना कंठ, का खा गा घा अंगा, जब बोलोगे तो यहां से बोलोगे, ठीक है, ठीक है। टी से क्या होता है? तालू। आपने देखा होगा कई बार आपके तालू में क्या हो जाते हैं? छाले निकल आते हैं, ठीक है। उसके बाद एम से क्या होता है? मूर्धन्य या मूर्ध्या, ठीक है। 2 से क्या होता है? दंत। और ओ से क्या होता है? ओष्ठ। बोलो हाँ या ना, यहां तक की बात समझ में आ गई? शिव बाबू, यहां तक की बात समझ में आ गई? शिव, आप बेटा पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहे हो, आप चैट बॉक्स पे ध्यान दे रहे हो। जब तक क्लास चल रही है चैट मत करो बेटा, ठीक है, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान नहीं दोगे, मैं भी सबके तरह क्वेश्चन करा करके आगे बढ़ जाऊंगा, मैं भी फिर ध्यान नहीं दूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है, मैं भी आगे पढ़ा करके निकल जाऊंगा, ठीक है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ध्यान नहीं दोगे। तो ये बात समझ गए? का वर्ग कहां से बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। चा वर्ग कहां से बोला जाएगा? तालु से। टा वर्ग मूर्धन्य से। ता वर्ग दंत से। और पा वर्ग ओष्ठ से। इसको ऐसे ही ट्रिक के साथ नोट कर लो, इसको ऐसे ही ट्रिक के साथ नोट कर डालो, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अब आओ आंसर करो। अब देखो यहां लिखा है क्या? तालु। तो आप कैसे याद करोगे? तालु यानी कि के टी, टी मतलब तालु यानी कि सेकंड वाला वर्ग। समझना, देखो चीजों को शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो बेटा, कॉन्सेप्ट बना करके याद कर लो। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि वर्ग कितने होते हैं? 5।
याद कैसे करोगे? अब पता चला वहां पे आपको यही नहीं आ रहा है कि पहले का वर्ग होगा कि चा वर्ग होगा कि ता वर्ग होगा कि टा वर्ग होगा कि पा वर्ग होगा, है ना? समझो इसको कैसे याद करना है, मैंने आपको बता दिया। कचट तप, ये हो गया आपका एकदम लाइन से, का वर्ग चा वर्ग ता वर्ग, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग। अब आपको तुरंत ध्यान देना है कि KTM2 कैसे बनता है। KTM2 इसको ऐसे मिला लो, किससे बन रहा है? टी से। तो यहां पे देखो चा वाले में देखो, चा छा जा झा, ये आ गया सी, इसका आंसर हो गया। बोलो, है कोई समस्या? है कोई समस्या? नहीं होनी चाहिए ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ फटाफट। शाह, शाह का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये क्वेश्चन अब नए हैं, देखो जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया ना, ये क्वेश्चन है सामान्य लोगों के लिए। ये क्वेश्चन 100 में अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो 100 में 99 बच्चे करेंगे, पिछला वाला। लेकिन 100 में जो एक बच्चा क्वेश्चन करेगा वो ये वाला करने की कोशिश करेगा, और ये क्वेश्चन उसको आगे ले जाएगा। जरा मुझे बताओ, बताओ। तो ये वाला जो आंसर होगा इसको बहुत ध्यान से और ऐसे आंसर्स को याद करके रखना। शाह जो बोला जाएगा ना बेटा, वो मूर्ध्या से बोला जाएगा, ठीक है? रिवीजन कैसे करोगे? लिखा है दंत, तो आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए कि KTMD, डी चौथा वर्ग है और चौथा वर्ग क्या है? ता वर्ग है, तो ता वर्ग वाले यहां से बोले जाएंगे। आपको ऐसे रिवीजन भी करना है ताकि आपको सारी बात ध्यान रहे। तालु, टी से यानी कि चा वर्ग बोला जाएगा। कंठ, का से यानी कि का वर्ग बोला जाएगा। बोलो हाँ या ना, यहां तक की सारी बात क्लियर हो रही है? सारी बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यारा लावा, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? अब यहां पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैसे? हमें यहां आंसर लगाना है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यारा लावा। क्लियर है? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब देखो स्पीड, अब स्पीड अप पे आ जाओ। अब आपको ज्यादातर चीजें समझ में आ गई हैं, अब स्पीड अप पे आ जाओ। विव्रत, विव्रत, ओस, विव्रत वही लग रहा था मगर बोल, अच्छा कोई बात नहीं। चलो अब आ गया विव्रत, बताओ, बोलो। विव्रत देखो ये 4 प्रकार के होते हैं, ये भी जो लोग, ये लोग जो हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विव्रत, एक होता है अर्ध, ठीक है, विव्रत, एक होता है संव्रत, और एक होता है अर्ध संव्रत। तो ये क्या होते हैं? ये आपके मुख के आकृति, मुख आकृति के आकार पे होते हैं। किस में आएगा? स्वर में आता है, मुखाकृति के आधार पर, ठीक है। विव्रत वो होता है जिसमें सबसे बड़ा मुंह खुले। तो सबसे बड़ा मुंह खोलने के लिए आप क्या बोलोगे? आ। क्या बोलोगे? आ। तो आ देखो कहां है, आ कहां है? यहां है। क्लियर? अच्छा एक्सप्लेन कर दें बेटा। देखो जब हम किसी चीज के उच्चारण के लिए या किसी स्वर के उच्चारण के लिए सबसे बड़ा मुख खोलते हैं तो वो होता है विव्रत। और विव्रत में केवल एक ही स्वर आता है, आ, ठीक। विव्रत सबसे बड़ा मुंह खोलना पड़ता है, आ। जब आप क्या खाते हो, मम्मा क्या कहती है बचपन में बच्चों से? क्या कहती है? बेटा मुंह खोलो, आ। इसका मतलब बच्चा सबसे बड़ा मुंह खोलेगा और मम्मा खिला देंगी, वो होता है विव्रत, ठीक है। संव्रत क्या होता है? संव्रत में आपको मुख लगभग बंद करना होता है, बिल्कुल मिनिमम सा खोलना होता है, बहुत कम। संव्रत, ठीक है, जिसमें मुख, संव्रत जिसमें मुख लगभग बंद हो। अब आप लोग घर में, घर में आप लोग घर में क्या करते हो? जिनके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे चुपचाप बुलाते हो, ई। अब देखो मैं बोलूंगा ई ऊ, क्या मेरे मुख में आपको बहुत बड़ा खुला हुआ दिख रहा है? मैंने कहा ई ऊ, मुख बिल्कुल कम खुलेगा। तो यहां पे ये होते हैं 4, कौन कौन से? ई,
ऊ और ऊ। ठीक है। अर्धसंवृत, अर्धसंवृत में एकदम बंद, एकदम बंद। हरियाणवी सॉन्ग, हेलो भैया। ठीक है। अर्धसंवृत में क्या होगा, खुलवे नहीं करेगा। और इसका प्रयोग कौन करता है जानते हो? इसका प्रयोग, अर्धसंवृत का प्रयोग कौन करता है? जब आप कहते हो ए ओ, ए जी ओ जी जब कहते हो तो अर्धसंवृत का प्रयोग होता है। और अर्धसंवृत में आपका ए और ओ आता है, ऐसे कहते नहीं हो, ए ओ। तो यहां पे क्या आता है, अर्धसंवृत आता है। याद हो गया? याद हो गया? अगला आ जाओ। याद हुआ कि नहीं? बोलो, याद हुआ कि नहीं? मैं अपने बेटू को सिखाता हूं, अब उसके साथ मैं भी पढ़ूंगा सर इसको। बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, जितना भी पढ़ो ना, मैंने आपको पहले ही दिन क्लास में जब ओरिएंटेशन किया था तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि जब मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा ना तो आपको चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी, छापनी नहीं पड़ेंगी और रटनी नहीं पड़ेंगी। क्योंकि हिंदी को हम अपनी जब लाइफ में ऐड करेंगे ना तो आपको मजा आएगा। मैं बहुत अच्छा हूं बेटा, आप कैसे हो? हरियाणवी सॉन्ग, बेटा आप पहले अपना नाम बता दो। ठीक है। हाँ, ए जी सुनो, तो उसमें जो ए होता है वो अर्धसंवृत होता है। ठीक है। चलो अगला देखो, अब क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि जो वर्ण मूर्धन्य नहीं है, तो जो मूर्धन्य नहीं है, अब आपको तुरंत क्या करना है, अपना दिमाग दौड़ाना है। के टी एम, एम मतलब थर्ड वाला वर्ग, थर्ड वाला मतलब का चा टा, टा यानी कि यहां पर चेक करो कहां पे टा वाला वर्ग नहीं है, कहां पे टा वाला नहीं है। तो यहां तो टा है, ये गलत हो गया। टा ठा ये भी गलत हो गया, डा ये भी गलत हो गया। ये है आंसर, क्या हो गया, ए हो गया। चा छा जा। अब आप तुरंत यहां पर ये भी लिखो, धर्मवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आप यहां पे तुरंत क्या लिखो, जब आप पेपर में भी अपना जैसे बुक में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो बुक में तुरंत क्या लिखो, इस ऑप्शन के आगे लिखो कि ये है चा वर्ग। और चा वर्ग कहां से बोला जाता है, के टी, टी यानी कि तालु से। इससे क्या होगा, आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कहता है कि अयोगवाह कौन सा है? क्या हमें यहां समय लगाना पड़ेगा? कभी नहीं लगाना पड़ेगा। हमने देखा आंसर बी, आगे बढ़ गए। आंसर बी, आगे बढ़ गए, बढ़ गए आगे। बोलो, फिर हम क्या क्वेश्चन देख रहे हैं? हम देख रहे हैं दंत नहीं है। तुरंत क्या दिमाग लगाओगे, के टी एम दो, चौथा वाला वर्ग। और चौथा वाला वर्ग कौन सा है, ता वर्ग है। ता वर्ग देखो, बताओ, ता वर्ग देखो तो कौन सा नहीं है? तो यहां पे ता ये भी है, था दा। अब ये देखो, ता था दा, कौन सा वर्ग दंत नहीं है? इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्वेश्चन गलत है क्या? एसएससी की शुरू, एसएससी की शुरू लेवल की तैयारी कैसे करें? बेटा देखो, शिवम सर की मैथ्स की क्लासेस होती हैं, मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है। नेहा मैम की इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना? ठीक है बेटा, मैं एक बार में आंसर कर रहा हूं, एक बार में आंसर कर रहा हूं। इतने बार आप क्वेश्चन, इतने बार आप मत लिखो। यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सही कर लो। ता था दा धा, यहाँ पे एक लिख लो ना। तो यहाँ पे देखो, ता था दा और ना, ये सब क्या है, दंत हैं। लेकिन या जो है ये अंतस्थ है। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, देखो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब मुझे बढ़िया लगा। अब आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजा लो। इसमें समझ नहीं आ रहा है, अब आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजा लो। जिसने सी और डी दोनों को आंसर बताया है वो अपने लिए ताली बजा लो। क्योंकि अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल रही है, कहीं भी क्वेश्चन भी गलत है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। सर जीडी का फिजिकल कब होगा? बेटा अभी तो मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है शिव, अभी तो मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। बट आप अपनी तैयारी को जारी रखो। ठीक है। अगला आ जाओ। कह रहा है कि कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तुरंत दिमाग लगाओ, ऑप्शन देखो ही नहीं, देखो ऑप्शन देखो ही नहीं। संयुक्त स्वर के बारे में पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया है 4 संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से?
ए ओ औ, यहां पे आ जाओ, देख लो, ए है, ओ है, औ है, लेकिन ऊ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पल भर का समय लगेगा, केवल आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना है। एक चीज और बता दे रहा हूं, ये भी समझ लो, ए ए कभी कभी आ जाता है, ओ और औ, ये बनते कैसे हैं ये भी जान लो जरा बेटा, इनको भी जान ही लो। देखो, ए बनता है आ प्लस ई से, ए बनता है आ प्लस ए से, ओ बनता है आ प्लस ऊ से, और औ बनता है आ प्लस ओ से। इनको भी याद कर लेना, कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, मैंने जीडी में इंग्लिश लिया था। ठीक है, गुड। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी जिसने भी बताया आंसर सही है। पार्श्विक ध्वनियां क्या होती हैं? पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है? ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। इसमें मैं आपको चार चीजें बता देता हूं, या, रा, ला और वा। यहां पे देखो, अभी मैं जो बताने जा रहा हूं ये आपके लिए मेंटॉस क्वेश्चन होगा। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल मेंटॉस है। अच्छा, आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, चलो पहले मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा अर्ध स्वर क्या होते हैं? अर्ध स्वर क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या मुझे कोई आंसर बता पाएगा? एनीवन? पहले मुझे इसका आंसर देना बाबू, अर्ध स्वर क्या होते हैं? हाँ सर, पार्श्विक नहीं पता है, ठीक है मैं बता रहा हूं आपको। ये पता है क्या, किसी ने सुना है अर्ध स्वर के बारे में? अर्ध स्वर के बारे में किसी ने सुना है? देखो, ये सब जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये सब नए क्वेश्चन है, अब पेपर में आना प्रारंभ हुए हैं, और मैं आपको पहले ही इन सभी की चीजों को तैयारी करवा दे रहा हूं। अर्ध स्वर क्या होते हैं? नहीं, गलत है, देखो बस यही आंसर गलत होता है, और ये आपको ऑप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा। अनीता देवी, मजा आ रहा है सर, थैंक यू भैया, पढ़ते रहो, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, नहीं गलत है, अर्ध स्वर होता है या और वाह, ये जानते हो, ये आते हैं अर्ध स्वर में। देखो, है ना लोचा, है ना लोचा, यहां व्यंजन है और लिखा है अर्ध स्वर। मची ना दिमाग में खुजली, मची ना दिमाग में खुजली। अब आधे लोग कहेंगे अरे सर तो गलत बता रहे हैं, आधे लोग कहेंगे का सर का बता रहे हैं, ये तो व्यंजन है, आप तो कह रहे हैं अर्ध स्वर है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, देखो हम क्या लिखते हैं बेटा, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कौवा। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलो, कौवा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। क्या हम कौवा ऐसे नहीं लिखते हैं? कौवा ऐसे नहीं लिखते हैं? बताओ, क्या हम ऐसे नहीं लिखते हैं? तो हम क्या करते हैं, वा को आ के जगह भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वा के जगह हम आ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, अर्धस्वर हो गया। इसी तरह जब आप या लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, महिलाएं, ऐसे लिखते हो महिलाएं। बोलो, ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? लिखा जाता है कि नहीं? जली दिमाग की बतली हुई खुजली दिमाग में या पीछे वाले में? अरे मतलब वो समझ लो, जैसे भी लिखा जाता है, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, महिलाएं लिखा जाता है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, महिलाएं ऐसे नहीं लिखते हैं? बताओ, लिखते हैं ना? तो जब हम या की जगह ए का इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह हम ए का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपने अभी आज पहली बार पढ़ा है। बोलो, पहली बार पढ़ा है कि नहीं? किसी को पता था इस कॉन्सेप्ट के बारे में? यहीं पर अगर हम देखें तो रा जो होता है वो क्या होता है, लुंठित स्वर होता है, लुंठित व्यंजन होता है। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं सर? वे व्यंजन जिनको बोलने में हमारी जिह्वा क्या होती है, पीछे की तरफ मुड़ जाती है, लुंठित हो जाती है। ऐसे करके रा रा बोलोगे तो आपकी जबान क्या होगी, पीछे की तरफ हो जाएगी। हाँ सर, इनमें से कौन सा होगा? दोनों होगा ना? हाँ, ये दोनों होगा, या और वा दोनों अर्धस्वर होते हैं।
कभी भी क्वेश्चन सवाल कोई भी सवाल आए कि भैया अर्धस्वर क्या है या कौन से हैं, या और वाह में कोई भी मिल जाए दो लगा देना, या दोनों मिल जाए दोनों लगा देना। क्लियर है? ला क्या होता है? ला होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। क्लियर है? तो आंसर हमसे क्या पूछ रहा है? पार्श्विक ध्वनि, तो हमारी ला हो जाएगी, बिल्कुल सही है। चा कौन से वर्ग का है? दूसरे वर्ग का है, तो किससे बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। समझ में आ गया? लुंठित का मतलब होता है बेटा, जब आप किसी चीज को बोलते हो या किसी व्यंजन का उच्चारण करते हो, तो जब आपकी जिह्वा पीछे की तरफ ऐसे गोल होने लगे, रा बोल के देखो, रा रा, तो आपकी जिह्वा जो होगी ना वो मतलब ऊपर से पीछे की तरफ जाएगी, रा रा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई, पार्श्विक, लुंठित और अर्धस्वर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो बेटा। पार्श्विक का मतलब तो मुझे नहीं पता है, चेक करके बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आया है, पता है कम से कम 85% लोग इस क्वेश्चन को पढ़े बिना आगे बढ़ेंगे। सुनो क्या कह रहा है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आते हैं? इसको बोलने में जो हमारी जीभ होती है ना, इसमें 3 स्थान होते हैं बेटा। 3 स्थान से हम इनका उच्चारण करते हैं। स्वरों का जो उच्चारण होता है हम जिह्वा से 3 जगह से करते हैं। ठीक है, 3 जगह से करते हैं। देखो ये हमारी है जीभ, इसमें आगे एक जगह होती है, एक जगह पीछे होती, बीच में होती है, एक पीछे होती है। इसको हम कहते हैं अग्रभाग, इसको हम कहते हैं मध्य भाग, और इसको हम कहते हैं पश्च भाग। तो ये 3 होते हैं, लेकिन विवृत नहीं होता है, क्योंकि विवृत क्या है? मुखाकृति के आधार पर। एक तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, हिंदी चल रही है ठीक है, ठीक है, चीजें समझ में आनी चाहिए बेटा, चाहे हिंदी चले चाहे बायोलॉजी चले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर में तो दोनों आनी है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बोनस चीज समझ लो, यहीं पर जिह्वा के आकृति के आधार पर जो स्वरों को बोलने का जो उच्चारण होता है उनका स्थान 3 होता है, आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला। तो जब आगे वाले की बात करोगे तो आगे वाले से आप क्या बोलोगे? ई ए। क्या बोलोगे? ई ए ए। मध्य वाले से क्या बोलोगे? मध्य वाले से आप बोलोगे आ। क्या बोलोगे? आ। और पश्च वाले से क्या बोलोगे? बचे हुए लोग पश्च में चले जाएंगे। कौन कौन? तो आ, उ, उसके बाद देखो ए हो गया, तो यहां पे आपका हो जाएगा ओ और औ। ये है पूरा स्ट्रक्चर, जिह्वाकृति के आधार पर उच्चारण, स्वरों का उच्चारण। क्लियर है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी वाला। क्लियर है? हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर। चलिए तब तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो गारंटी के साथ बता रहा हूं, मेरी 3-4 क्लासेस करने के बाद आपका ये और फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकल जाए उनको कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक और निरानुनासिक 2 होते हैं, ये 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है ये और एक होता है ये। अनुनासिक में क्या होता है? जब मुख के साथ हवा नाक से भी आए, नाक से भी आए तो क्या होता है? अनुनासिक। जैसे हमने कहा आ, ई, उ, री, ए। ठीक। और निरानुनासिक क्या होता है?
सर अब आपकी क्लास डेली होगी ना? बेटा ऑलमोस्ट डेली होगी, ऑलमोस्ट डेली होगी, बट अभी इस बीच शायद एक एक दिन गैप करके है। बट मैं आपको प्लानर बोल दूंगा कि प्लानर आपको भेज दिया जाए, ठीक है? मैं आपको बता देता हूं अभी कौन कौन से दिन क्लासेस हैं। और निरानुनासिक में क्या होगा बेटा? जहां पे चंद्रबिंदु लगा हो, जिसको बोलने में केवल नाक से हवा निकले, उसे कहते हैं निरानुनासिक। लुंठित आप समझ गए हो, लुंठित क्या होगा? रा होगा। क्लियर? मौखिक में आपको री नहीं लेना, उसको छोड़ देना है। क्लियर? आ जाओ अगला। अगला क्या कहता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? बताओ, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम बिंदु का, या स्वर का? बताओ। अनुस्वार। नमस्ते भैया। बताओ, अनुस्वार किसका कार्य करता है? बताओ। तो अनुस्वार किसका काम करेगा? पंचम वर्ण का भी करता है, ठीक है? पंचम वर्ण का भी कार्य करेगा। किसी भी वर्ग का जो पांचवा वाला वर्ग होता है उसको हम अनुस्वार भी कहते हैं। सही है ना? ठीक है, ठीक है। डी विल बी इन द राइट। नो। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलो, तो अब आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है? कृष्णा यादव, हेलो भैया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसको देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई हैं। एक एक क्वेश्चन को प्यार से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, ठीक है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।